हेलो एवरीवन। पटना हाईकोर्ट के द्वारा हाल ही में जातिगत जनगणना को यहाँ पे मान्यता यानी कि वैध करार दिया गया है। भारत में लगातार जनगणना को देखा जाए हर एक दशक में होने वाली स्थिति है, जिसके माध्यम से किसी एक देश और क्षेत्र की यहाँ पर जनगणना संबंधी आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। इसी संदर्भ में कई राज्यों के द्वारा केंद्र से लगातार मांग की जा रही थी कि यहाँ पे जाति आधारित जनगणना को भी यहाँ पर इसमें शामिल किया जाए, जिसका केंद्र यहाँ पर स्वीकार नहीं कर रही थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट में ऐसी कई याचिका जो दायर की गई, जिसको फाइनली यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे वैध करार दिया गया है। आज हम यहाँ पे समझेंगे कि जातिगत जनगणना यहाँ पर की मांग क्यों हो रही है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, जातिगत जनगणना के यहाँ पर आपके क्या सकारात्मक पक्ष हैं और क्या यहाँ पे एक नकारात्मक स्थितियां हैं। इन सभी पहलुओं को यहाँ पर हम गौर से देखेंगे, समझेंगे जातिगत जनगणना की विभिन्न स्थितियों को। तो आप मुझे यहाँ पर इस वीडियो को देखें और समझें इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहली जो चर्चा का यहाँ पर आपको विषय है, जो जातिगत जनगणना की स्थिति यहाँ पर आपको डेवलप हुई है, जो कि हम देखने को मिलते हैं कि लगातार इसको लेकर कई समय से यहाँ पर मुद्दे उठाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा। तो बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ यहाँ पे याचिका दायर की गई थी। बिहार सरकार यहाँ पर चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर इसका विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर यहाँ पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पटना उच्च न्यायालय ने यहाँ पर कहा, इसे पूरी तरीके से वैध करार दिया। देखिए, होता क्या है कि आपको एक निजता का मामला इसमें जुड़ता है कि जातिगत जनगणना के माध्यम से यहाँ पर लोगों की निजता का हनन होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर अपने आसपास पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में जानता है, उनकी जाति के बारे में जानता है। ऐसी स्थितियों में निजता का मुद्दा रहता नहीं है। तो यहाँ पर इसी को वैध, यहाँ पर इसी मुद्दे को, इसी लाइन को यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी की जाति को जानता है, जिसके कारण यहाँ पर निजता जैसा कोई मुद्दा नहीं रह जाता और इस कारण से ये जातिगत जनगणना पूरी तरीके से वैध है। सर्वेक्षण को यहाँ पर चुनौती देने वाली याचिकाओं को इसके आधार पर बेंच के द्वारा खारिज कर दिया गया। देखा जाए तो मई में पटना हाईकोर्ट ने जाति सर्वेक्षण पर इस आधार पर यहां पर रोक लगाई थी कि राज्य जाति सर्वेक्षण करने में यहां पे सक्षम नहीं है। आइए यहां पर मुद्दा समझते हैं कि जाति गणना का यहां पे उद्देश्य क्या है और इसको लेकर के यहां पे आलोचना क्यों हो रही थी। देखिए, यहां पे उद्देश्य यह है कि जाति आधारित जो सर्वेक्षण है 7 जनवरी 2023 को बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और सरकार इसके माध्यम से सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर एक विस्तृत जानकारी को कलेक्ट करना चाह रही थी। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि आपके वर्ग समूह में या आपकी जनसंख्या में कौन किस वर्ग का है, कौन वंचित है, किसके पास क्या सुविधा है और किस आधार पर सरकार को यहाँ पर अपनी योजनाएं बनानी है, वो डिपेंड करता है आपके पास आंकड़े का होना। और ये आंकड़े ही यहाँ पर आपको योजनाएं बनाने में सहायक होती हैं। तो एक तरीके से आप बेहतर नीतियों और योजनाओं को बनाने में देखा जाए तो ये सहायता करती है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से बिहार के 38 जिलों में करीब 12.70 करोड़ की आबादी की जातिगत जानकारी जो है वो साथ साथ आर्थिक स्थितियों का डेटा जुटाना भी इसमें आपको शामिल है। वर्ष 2011 में देखें तो केंद्र सरकार ने सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना की यहाँ पर जनगणना कराई थी और हालांकि डेटा अशुद्धियों के कारण लगभग 1.3 बिलियन भारतीयों को किए गए डेटा की कभी यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया गया था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं सोशल इकोनॉमिक जो आपको सेंसस था वो जारी नहीं किया जा गया उनमें गलतियों के कारण, लेकिन इसकी मांग जो होती है कभी कम नहीं हुई है, क्योंकि यह कई प्रकार की योजनागत स्थितियों में सरकार के लिए एक उपयोगी साधन हो सकता है। जाति आधारित सर्वेक्षण के कानूनी चुनौतियों का भी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में कुछ विरोध के पक्ष भी हमें देखने को मिलते हैं। विरोध यहाँ पर क्यों होता है, याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है, उस संदर्भ को भी समझते हैं। देखिए, इस सर्वेक्षण को कई याचिकाकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय में विभिन्न आधारों पर चुनौती दी और जैसा कि यहाँ पर संविधान का उल्लंघन, गोपनीयता का उल्लंघन, राज्य सरकार की क्षमता से परे होना, राजनीति से प्रेरित होना और अविश्वसनीय तरीके यहाँ पे आधारित होना, ये सारे आरोप लगाए गए थे। और इन आधारों पर एक तरीके से कहा जाए आप पटना हाईकोर्ट में यहाँ पे याचिकाएं दायर की गई थी कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं का कुछ और भी तथ्य यहाँ पर उनका शामिल उन्होंने किया था, जैसे कि राज्य सरकार के पास केंद्र के सरकार के द्वारा जारी जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत किसी भी अधिसूचना के बिना डेटा संग्रह के लिए जिला मजिस्ट्रेट स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त करने की कानूनी क्षमता का अभाव है। तो एक तरीके का संवैधानिक स्थिति या कह सकते हैं जो प्रावधान है कानूनी स्तर पर, जिसमें कहा गया है कि आपको जब तक केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तब तक यहाँ पे राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके के डेटा को कलेक्ट कराएं। इसके साथ साथ
सभी नागरिकों की एक जातिगत पहचान निर्दिष्ट करना, भले ही राज्य इसके लाभों का उपयोग करना सुलभ हो, संविधान के विरुद्ध है। तो एक कारण यह भी बताया गया कि एक निजता का यहां पर उल्लंघन हो रहा है। राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, किसी के डेटा प्राइवेसी को यहां पर इस आधार पर लीक नहीं कर सकता है। आप इस तरीके से लोगों की निजता का हनन कर रहे हैं। एक और मुद्दा यहां पर आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 21 के द्वारा गारंटीकृत पहचान के अधिकार, गरिमा के अधिकार, सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार और पसंद के अधिकार के खिलाफ यहां पे बताया गया। तो ये सारे आधार हैं जो संवैधानिक कुछ आधार इसमें आपको शामिल किए गए हैं कि जो जातिगत जनगणना यहां पर बिहार सरकार के द्वारा कराई जा रही है वो क्यों यहां पर उचित नहीं है, वो किन चीजों का यहां पर उल्लंघन कर रही है। एक संदर्भ को यहां पे समझिएगा। 7वीं अनुसूची की संघ सूची में संविधान की यहां पर देखा जाए एक प्रविष्टि संख्या 69 है जो केंद्र सरकार को यहां पर जनगणना कराने का आपको अधिकार देती है। तो जनगणना कराने का जो अधिकार है वो आपको संघ सूची का विषय है और ये आपको प्रविष्टि संख्या यहां पर आपको 69 में इसका उल्लेख भी किया गया है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए ये तो मुद्दे हमने यहां पर आपको देख लिए। ओवरऑल यहाँ पे चर्चा का विषय क्या है, याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है, सरकार के संदर्भ में इसका उद्देश्य क्या है, पटना हाईकोर्ट यहाँ पे इसे वैध भी करार देती है। अब यहाँ पे आते हैं इसके दूसरे चरण पर हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो रोक लगाई गई थी उस संदर्भ को भी समझते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे जाति आधारित संकेतकों के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सर्वेक्षण की जो पहले चरण में यहाँ पर देखा जाए तो घरों को सूचीबद्ध करना शामिल था और सरकार दूसरे चरण में 4 मई 2023 को उच्च न्यायालय के आदेश के कारण यहाँ पर सर्वेक्षण को रोका गया था। सर्वेक्षण को उच्च न्यायालय की यहाँ पे मान्यता यहाँ पर जो दी गई है उसका यहाँ पे क्या कारण है। बाद में देखा जाए तो उच्च न्यायालय ने फैसले के इस कदम को विरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करके सरकार को यहाँ पे दूसरे चरण में काम करने का यहाँ पर फिर से एक तरीके से अनुमति दे दी है। दूसरे चरण में सभी लोगों की जाति, उपजाति, धर्म, ठीक है, दूसरे चरण में जाति, उपजाति, धर्म संबंधी यहां पर अब डेटा एकत्र किया जाना है। न्यायालय के संदर्भ में एक वाद को आपको देखने को मिलता है। हमेशा इस मुद्दे को एक तरीके से आपको प्रासंगिक जो मुद्दे रहे हैं जिस पर डिसीजन दिए गए हैं उनको हमेशा एक उदाहरण बनाया जाता है। जैसे कि न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद को यहां पर आधार बनाया कि फैसले पर विश्वास करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए जात की पहचान करना गलत नहीं है। तो एक तरीके से यहां पर सभी को समान अवसर देने के संदर्भ में, ठीक है, एक यहां पर सरकार के द्वारा लोक सेवा के संदर्भ में, शिक्षा इत्यादि अन्य अवसरों में एक अवसर देने के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहां पर ये जातिगत जनगणना एक तरीके से वैधता को करार देने में एक संवैधानिक पहलू को शामिल किया गया है। चल रहे जाति सर्वेक्षण को बरकरार रखने वाले पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अभी यहां पर कई याचिकाएं आपको दायर की गई हैं। चलिए ये तो मुद्दा अभी फिलहाल चल ही रहा है, जिनका अपना अपना यहाँ पे क्या पक्ष है वो अपनी अपनी बातों को यहाँ पे रख रहे हैं। हम इसको समझते हैं इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को। सबसे पहले देखते हैं इसके सकारात्मक पहलू क्या क्या हैं। देखिए सूचित जो भी नीति निर्माण करना होता है हमेशा जातिगत जनगणना या कोई भी आपको डेटा सरकार के लिए हमेशा फायदेमंद ही होता है, जो उसको नीतिगत पहलू बनाने में, योजनाएं बनाने में, स्कीम्स बनाने में जरूरी है। तो यहाँ पे जाति आधारित असमानताओं के सटीक और अद्यतन जानकारी नीति निर्माताओं के पास होने से समुदायों के उत्थान और सामाजिक असमानताओं को कम करने के संदर्भ में अधिक और बेहतर प्रभावी नीतियों के कार्यक्रम को डिजाइन भी किया जा सकेगा और कार्यान्वित करने में यहाँ पे सरकार को मदद मिलेगी। दूसरा कारण कि अंतिम जाति आधारित जनगणना जनता के खुले तौर पर यहां पर ऑलरेडी उपलब्ध थी और वर्ष यहां पर देखा जाए तो 1931 में यहां पर की गई। इसके बाद अंतर विभागिता को संबोधित करना, जिसमें जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र जैसे अन्य कारकों के साथ अंतर विरोध यहां पर रहता है जिससे यहां पे हानि होती है, उसको यहां पर हमें उस आधार पर अपनी प्रक्रियागत चीजों को बेहतर करना और सर्वेक्षण के इन अंतर संबंधों को उजागर करना जिससे अधिक सूक्ष्म नीतिगत दृष्टिकोणों को अपनाया जा सके, हाशिए पे कई आयामों को यहाँ पे लक्षित किया जा सके और जो एक अंतर संबंध यहाँ पर खराब ना होने पाए उसके संदर्भ हम क्या कर सकते हैं, उसे बेहतर बनाने क्या प्रयास हो सकते हैं, उनके दृष्टिकोण से काम करना। नकारात्मक पहलू भी इसमें आपको शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। अगर कुछ अच्छा है तो हमेशा कुछ बुरा पहलू जरूर होता है। क्या है नकारात्मक पहलू? जैसे कि संभावित कलंक की एक बात की जाती है। कैसे कलंक की बात? जैसे कि जात की पहचान का खुलासा करने से कुछ जातियों को जुड़ी पूर्व कल्पित धारणाओं के आधार पर व्यक्तियों को कलंकित किया जाना या उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। क्योंकि भारत देखा जाए जो एक पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता रही है, हमेशा उच्च जाति और निम्न जाति के मध्य एक जातिवादी समाज में हमेशा ऐसा ही किया जाता है। निचली जातियों को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है और जब जातिगत जनगणना होती है तो यहाँ पर स्थितियों के और भी ज़्यादा संभावना हो सकती है।
इसके अलावा यह ईमानदार प्रतिक्रियाओं को बाधित कर सकता है और सर्वेक्षण की सटीकता को भी यहां पर आपको प्रभावित कर सकता है। तो स्थितियों को भी यहां पर इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा राजनीतिक हेरफेर की भी आशंका जताई जाती है। कई बार सरकार जो होती है इन डेटा का फायदा उठाने के संदर्भ से डेटा को बढ़ा चढ़ा के भी दिखा सकती है। राजनीतिक हेरफेर देखा जाए तो किस संदर्भ में, हमेशा इसका एक वोट बैंक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। राजनेताओं के द्वारा अल्पकालिक लाभ के लिए जाति आधारित डेटा का उपयोग किया जाता है, जिससे कि एक वोट बैंक की यहां पे राजनीति की जा सके और वास्तविक नीतिगत मुद्दों से यहां पे ध्यान को भटकाकर एक विभाजनकारी राजनीति को यहां पे कायम रखना है। क्योंकि आपको जब जाति और धर्म पता होते हैं तो आप जब एक वोट बैंक की बात आती है, जब पॉलिसी कहते हैं मेकिंग, तो अलग मुद्दा है जिसको आप आधार बनाकर इसको आप मान्यता देने की बात करते हैं। लेकिन इसके पीछे की एक वजह हमेशा होती है कि वोट बैंक की राजनीति, जिसके माध्यम से आपको किस क्षेत्र में किस वर्ग के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, किस में कितना आपका वोट बैंक यहां पे बन रहा है और उसके संदर्भ में किस तरह घोषणाएं करके आप चुनाव जीत सकते हैं, यह हमेशा एक मुद्दा आपको इसमें रहता है। जाति पहचान के संदर्भ में फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि सरलीकृत व्याख्याएं अंतरजातीय विविधताओं, ऐतिहासिक परिवर्तनों को नजरअंदाज करती हैं, जिससे ऐसी नीतियां बन सकती हैं जिससे समकालीन जाति की गतिशीलता की बारीकियों को यहां पर संबोधित करने में विफल हो जाना। अर्थात कि जो आवश्यकता है उस संदर्भ में पॉलिसीज ना बना करके आप सिर्फ अपने लाभगत पॉलिसीज को बनाएं। इसके अलावा जाति की पहचान स्थिर नहीं है। अंतरजातीय विवाह जैसे कारकों के कारण इसमें बदलाव होता रहता है और एक सर्वेक्षण को इस गतिशील परिवर्तनों के पहचानने में कठिनाई हो सकती है, जिससे वास्तविकता में गलत प्रतिनिधित्व भी आपको हो सकता है। क्योंकि आज के समय में देखा जाए अंतर जाति के साथ साथ अंतर धार्मिक विवाह बड़े स्तर पे हो रहे हैं और इसके कारण यहाँ पर कौन किस धर्म में कब कन्वर्ट हो जाता है, कौन किस जाति में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, इसको लेकर के मुद्दा भी आपको हमेशा सोच विचार का रहता है। तो क्या किया जा सकता है, इसको किस तरीके से इस टॉपिक को देखा जाना चाहिए। देखिए, जन जागरूकता अभियान, नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण पहल, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के 10 सिद्धांतों के अनुरूप असमानताओं को कम करने, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने और के संदर्भ में यहाँ पे दीर्घकालिक दृष्टि ये योगदान कर सकता है। तो इस संदर्भ में हमें कहने का मतलब यह है कि हर एक चीज का एक सकारात्मक पहलू से अगर उपयोग किया जाए तो वो हमारे लिए, समाज के लिए ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर उसे हम अपने फायदे के लिए और नकारात्मक और वोट बैंक के तहत अगर इसका प्रयोग करेंगे तो ये समाज को सिर्फ बांटेगा, ना कि एकीकृत करेगा। तो आज के इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही। आप नेक्स्ट टॉपिक में हम ऐसे कुछ और मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार इन वीडियोस का यहाँ पर अध्ययन करते रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।